हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है हमारी शाम की जनरल स्टडीज वाली क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी यह बहुत समय चल रहा है जब दिल्ली में ना तो दिवाली के चर्चे होते हैं, ना ही भाई दूज के, और ना ही छठ पर्व के, और ना ही इसके अलावा किसी खास राजनीति की। अगर इस समय कोई चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है तो वो एक ही है, यू कैन गेस, वायु प्रदूषण। इस समय वायु प्रदूषण लगातार पूरे वायुमंडल में फैलता जा रहा है, शायद बहुत ज्यादा फैल चुका है, और लगातार हमें बस यह सुनने को मिलता है कि अलग अलग जगह अलग अलग आईक्यू हमें देखने को मिलते हैं। कभी पता चलता है किसी जगह की वायु गुणवत्ता ज्यादा ही खराब हो गई है, कहीं पता लगता है कहीं जगह सुधरी है लेकिन किसी और जगह की खराब हो गई है। तो इससे जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातों को आप आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह जरूरी है कि हम इस वायु प्रदूषण के टॉपिक को डिस्कस करें और इससे जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं, जो भी इसके अंदर की व्यवस्थाएं हैं, उन सभी को अच्छे से समझें। तो आज की इस क्लास के अंदर हम वायु प्रदूषण के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। खासतौर पे ये बात ध्यान रखिएगा कि हम इसको दिल्ली की कंडीशन में समझेंगे, क्योंकि दिल्ली पूरे भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य है। वैसे तो ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर कहीं है तो वह केवल दिल्ली में ही है। तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि हम इससे जुड़े कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझें, इसके पीछे क्या कारण है वह समझें, क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, और अंत में क्या क्या उपाय इसके लिए किए जा सकते हैं या किए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा इस क्लास के अंदर यह जो पूरा पूरा हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे, उसमें यह होगा कि आप अपना एक अच्छा खासा आर्टिकल तैयार करने के लिए एबल हो जाएंगे। यदि आप पूरी वीडियो अंत तक देख लेते हैं, सभी पॉइंट को अच्छे समझते हैं, तो एक अच्छा खासा आर्टिकल आप लिख पाएंगे उसके बाद में। और यह जरूरी भी है कि आप इन सभी चीजों को समझें, क्योंकि वायु प्रदूषण से संबंधित या प्रदूषण से संबंधित जो भी होते हैं आर्टिकल्स, वह लगातार विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलते रहते हैं, और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि इस प्रश्न को हम अच्छे से तैयार रखें। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं और इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो आगे क्या हुआ था अभी हाल फिलहाल में, देखो, हर साल क्या होता है कि सितंबर का लास्ट और अक्टूबर का जो महीना होता है, ठीक है ना, सितंबर लास्ट से यह कहानियां शुरू हो जाती है देखने को। अक्टूबर में हमें बहुत अच्छे देखने को मिलता है, यानी अक्टूबर के महीने में पूरे हमारे आसपास के क्षेत्र में एक अच्छी खासी प्रदूषण की परत जम जाती है, जो हम बहुत ही आराम से अपनी नॉर्मल आंखों से देख पाते हैं। ठीक है ना, यह नॉर्मल है बहुत ज्यादा। केवल इतना ही नहीं, हम इसको बहुत ज्यादा महसूस भी करते हैं। यदि अगर हम बाहर जाएं, यदि हम राइड कर रहे हैं, बाइक या स्कूटी पर हैं, इवन साइकिल पर भी हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर हम अपनी आंखें नॉर्मल रखें, ऐसी रखें, कुछ लगाए ना इसके ऊपर, तो हमें महसूस होता है कि कुछ समय बाहर रहने का हमारी आंखों में जलन हो रही है, जो हमारी स्किन है वो हमारी स्किन रफ होने लग जाती है। केवल इतना ही नहीं, जब हम सांस लेते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कुछ कुछ अंदर जलन महसूस भी होती है। ये हमारे नाक और हमें गले में महसूस होती है, ये नॉर्मल टेंडेंसी है। तो हम इसको केवल देखने के साथ साथ महसूस भी कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ऐसा अमूमन होता है। तो यह व्यवस्था, यह जो चीज हो रही है, यह घटना लगातार कई सालों से दिल्ली के अंदर देखी जा रही है, और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि यह घटना लगातार हर साल होती तो है, लेकिन सरकार इसको लेकर कोई भी खास उपाय नहीं कर पा रही है। अगर अभी हम देखें तो नवंबर का महीना अपने खत्म होने की ओर है, लेकिन इसको लेकर के कोई खास काम नहीं किया गया है। अगले साल फिर दोबारा अक्टूबर का महीना आएगा, फिर दोबारा सियासत घर आएगी, दूसरी पार्टी के लोग सत्ताधारी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, और लगाने के बाद ऐसे ही ये 3-4 महीने बिताएंगे, और उसके बाद फिर गर्मियां आ जाएंगी, और फिर ये कार्यवाही ऐसे ही लगातार चलती रही। क्योंकि जहां तक मेरा अपना मानना है, तो मैं खुद पिछले 4-5 साल से इस व्यवस्था को देख रहा हूँ, घटनाओं को देख रहा हूँ। बहुत सारे दावे किए जाते हैं, बातें सामने आती है, लेकिन फिर क्या होता है, फरवरी का महीना आ जाता है, फरवरी आने के बाद क्या होता है, सब कुछ सामान्य हो जाता है और सबकी दिनचर्या फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। इस साल क्या हुआ, इस साल को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस साल की शुरुआत में ही सीपीसीबी ने अपनी 50 टीमें बनाई है। अभी सीपीसीबी कौन है ये समझ लीजिए। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह मुख्य रूप से प्रदूषण को लेकर के काम करता है। साथ ही साथ इसके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि प्रदूषण से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण कारण हैं, उन कारणों का पता लगाए, जांच करे और उनके ऊपर जुर्माना लगाए, उन पर सजा दे। यह महत्वपूर्ण काम सीपीसीबी का होता है प्रदूषण के क्षेत्र में, क्योंकि यह जो है संस्था, यह जो बोर्ड है, यह मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। तो इस बार क्या हुआ, 50 टीमें तैयार की गई, जिनके ऊपर जिम्मेदारी यह थी कि आप दिल्ली और एनसीआर, यानी कि दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्रों में इन प्रदूषण को लेकर के काम करने वाले हैं। तो यह काम हुआ था।
सियासत भी बहुत ज़्यादा गहराई है। अगर हम आजकल न्यूज़पेपर पढ़ें और न्यूज़ देखें तो ऐसी स्थिति में हमें लगातार स्टेटमेंट्स मिलती रहती है कि जो अदर पार्टीज़ हैं जैसे लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस, तो वह लगातार क्या करती हैं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर एलिगेशंस लगा रही हैं, उसकी नाकामियों को दर्शाती हैं और विभिन्न बातें हमें भी समझने को मिलती हैं। तो अब क्या हो रहा है, जब भी अब हम दिल्ली में, हमारे दिल्ली में ये पॉल्यूशन की स्थिति बढ़ती है तो उस समय क्या होता है कि कोई भी नागरिक हो, चाहे वह आम नागरिक है या वह कोई भी है, मुख्य रूप से यदि हम पूछें कि हाँ दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उसकी जुबान पर केवल एक ही नाम आता है, वह नाम है पराली दहन। सभी यह कहते हैं कि इन दिनों पराली जल रही है इसीलिए प्रदूषण देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गलत है। काफ़ी हद तक यह कारण बहुत ज़्यादा अमान्य है इस क्षेत्र में। क्यों अमान्य है, मैं आपको यह बता देता हूँ। अब तक कई शोध हुए हैं और उन शोधों के बाद यह चीज़ देखने को मिली है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रदूषण में पराली का जो योगदान होता है ना, वह योगदान केवल 4% का ही होता है, ठीक है। और वो भी कुछ समय में जाकर के सामान्य हो जाता है। वहीं साथ ही साथ अब तक की जो रिपोर्ट आई है, अब तक के शोध में यह पता लगा है कि दिल्ली के प्रदूषण में, यह इस साल का नहीं है पहले का है, दिल्ली के प्रदूषण में अब तक पराली का जो उच्चतम स्तर नापा गया था, यह उच्चतम स्तर 40% नापा गया था, ठीक है ना। यानी कि अब तक दिल्ली के अंदर जब भी जो सबसे हाईएस्ट पराली का योगदान पहुंचा है, यह 40% पहुंचा है। लेकिन अब आप यह सोचेंगे कि 40% पहुंच गया तो बहुत बड़ा योगदान किया, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जब 40% नापा गया था ना, तो उसके एक दो दिन के बाद ही यह प्रतिशत 2 से 4% के पास आ गया था। यानी कि बहुत ज्यादा पराली के द्वारा योगदान किए, प्रदूषण में योगदान का स्तर बहुत ज्यादा ही गिर गया था, ठीक है ना। जहां एक तरफ 40 था, वहीं इसका पता लगा था कि 1-2 दिन के बाद ही यह स्तर जो है यह 2 से 4% पर आ धमका है। वहीं अगर हर साल की बात करें तो हम नॉर्मल यह 17 से 26% होता है, लेकिन उसके बाद भी यह घट जाता है बहुत जल्दी। पराली अपना जो भूमिका निभाती है प्रदूषण में, यह बहुत ज्यादा ही पीछे हाथ कर लेती है, योगदान देना बंद कर देती है। वहीं साथ ही हम एक चीज और देखते हैं कि पराली को लेकर के अगर हम बात करें तो पराली दहन का जो कार्यक्रम होता है यह 45 दिन का होता है, यानी कि 1.5 महीने का कार्यक्रम यह होता है। लेकिन अगर हम दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति देखें तो यह अक्टूबर से लेकर के फरवरी के महीने तक बनी रहती है। यानी कि जहां पराली दहन का कार्यक्रम केवल 1.5 महीने किया जा रहा है, वहीं प्रदूषण यहाँ पर 4 से 5 महीने जम करके वायुमंडल में बना रहता है। तो अगर हम दिल्ली के प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से पराली को ही जिम्मेदार ठहराए तो यह वाजिब नहीं होगा, ठीक है। यह भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसी पे जबरदस्ती के एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए, ठीक है ना। तो अब तक ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। अब आप यह सोचोगे कि भाई रिपोर्ट्स कहाँ मिलेगी, तो आप बहुत इजीली गूगल कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आप वहाँ सर्च करेंगे, आपको इससे जुड़े वो सारे डाटा मिलेंगे और आप उसको इजीली पढ़ भी पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम क्लास में बात कर रहे हैं तो उसका कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। मेरी पुरानी आदत है, मैं किसी भी प्रूफ के बिना बात नहीं करता। जब तक मेरे पास किसी बात का प्रूफ नहीं होगा उसको डिस्कस क्लास में किया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का डाटा देखा गया था, जाना गया था, तब जाके हमें ये चीज़ें पता लगी थी। तो पराली का जो योगदान है वह हमारे दिल्ली के प्रदूषण में वह बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो अब कारण कहाँ से आ रही है समझ लेते हैं जरा सा, ठीक है। थोड़ा सा मौसम का जो परिवर्तन होता है यह भी बहुत सारी दशाओं को पलट देता है। सबसे पहले वायुमंडल में प्रदूषकों की उपस्थिति। देखो, प्रदूषण जो होता है उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं प्रदूषक। हम दिल्ली वाले बहुत सारे लोगों का यह मानना होता है कि हमारे तो वायुमंडल में कुछ होता ही नहीं है। अमूमन लगता भी हमें यही है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा जीवन जो है मई, ठीक है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यह महीने हमारे बहुत अच्छे बीतते हैं। ऐसा लगता है वायुमंडल बहुत ज्यादा साफ है, धूप पड़ रही होती है बहुत ज्यादा गंदी, और हम सब लोग उस समय गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो उस समय लगता ही नहीं है कि प्रदूषण ऐसा है। लेकिन प्रदूषक उस समय भी वायुमंडल में मौजूद होते हैं। अब स्थिति किस प्रकार से होती है, स्थिति समझते हैं। स्थिति इस प्रकार से होती है, जब हमारा वायुमंडल गर्म होता है, यानी कि जब गर्मी पड़ रही होती है, तो गर्मी की स्थिति में क्या होता है, जो प्रदूषक होते हैं, इन प्रदूषकों की सांद्रता बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सांद्रता का मतलब होता है, एक तरह से हम गाढ़ापन से ले लेते हैं, उस समय ये बहुत ज्यादा बिखरे हुए होते हैं वायुमंडल में। तो बिखरे होने की वजह से क्या होता है, इनका ना तो हमें पता चलता है और ना ही हमें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ एक जो भूगोलीय टर्म है, ठीक है ना, तो वह ज्योग्राफिकल टर्म यह भी कहती है कि यह प्रदूषक उन दिनों, गर्मी के दिनों में वायुमंडल की ऊपरी परत पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये दिखाई नहीं देते, ठीक है। ऊपरी परत पे क्यों आते हैं, हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि धरती पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऊपर जैसे जाते हैं वह टेम्परेचर कम होता जाता है। वहीं अगर हम सर्दियों की स्थिति में कंपेरिजन करें तो सर्दियों की स्थिति में हम यह पाते हैं कि गर्मियों में जो टेम्परेचर ऊपर होता है, सर्दियों में वही टेम्परेचर हमें नीचे को मिलता है। तो इसलिए प्रदूषण की जो परत होती है वह नीचे ही रुक जाती है, यहीं पे ही जम जाती है,
ठीक है। तो ऐसा होता है कि प्रदूषक तो हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देते। उसके लिए मौसमी परिस्थितियां, थोड़ी सी प्राकृतिक दशाएं इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे होता है वायु की दिशा। दरअसल क्या होता है कि यहाँ वायु की दिशा परिवर्तित हो जाती है। हम अब जिस समय में चल रहे हैं, यह समय कहलाता है मानसून की वापसी का समय। ठीक है, पहले जो समय गया था हमारे में भारत के अंदर, जून जुलाई अगस्त के जो महीने होते हैं मानसून के महीने होते हैं, और अब जो महीने चल रहे हैं ये मानसून की वापसी के महीने। तो मानसून की वापसी के महीने में भूगोलीय टर्म यह कहती है कि यहाँ पर पहले जो हवा थी वह पूर्व से चल रही होती है, लेकिन अब क्या होता है कि यह हवाएं उत्तर पश्चिमी हवाएं हो जाती हैं। ठीक है, आपको मैं यह बता देता हूँ अभी यहाँ पर कि भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हम यह पाते हैं कि हवा की दिशा जो होती है वह दिशा होती है जिस दिशा से हवा आ रही होती है। ठीक है, तो हवा जिस दिशा से आएगी वही दिशा हवा की दिशा होती है। तो बाकी मौसम में क्या होता है, इन दिनों से पहले हवा जो होती है यह पूर्व से आ रही होती है। ठीक है, लेकिन जब अक्टूबर का महीना लग जाता है उसके बाद यह माना जाता है कि 72% जो हवा है यह हवा उत्तर पश्चिम से आ रही होती है। तो उत्तर पश्चिम से हवा जो आ रही होती है, तो देखना स्थिति यहाँ पर यह बन जाती है कि जो हवा आ रही है, ऊपर का जो क्षेत्र है यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो क्या होता है कि राजस्थान, अफगानिस्तान के ये सभी जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ से हवा मिट्टी धूल को लेकर के आ रही होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। वहां से धूल के कण आते हैं और यह कण यहाँ पर आकर के वायुमंडल में जम जाते हैं। कहीं ना कहीं यह भी प्रदूषण में योगदान देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह होता है कि इन दिनों 72% जो हवा होती है, यह 72% जो हवा होती है यह उत्तर पश्चिमी हवा होती है। ठीक है, और इसके लिए देखो, मैं इसके लिए एक और रीजन बताता हूं। मैं पिछले समय क्या हुआ था कि सन 2017 में एक बहुत ही ज्यादा भयानक तूफान आया था। यह तूफान दरअसल जो आया था ये आया था कुवैत, सऊदी अरब वाले क्षेत्र में। लेकिन क्या हुआ था कि इसकी दिशा भी जो थी वह दिशा भारत की तरफ थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वहां से तूफान आया था, वहां से इसने बहुत सारी मिट्टी उठाई और यह मिट्टी लेकर के आया भारत में। तो भारत की जो हवा थी उस समय बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी इस सब की वजह से भी। तापमान की कमी को मैं बता चुका हूं कि तापमान जब कम होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वायुमंडल के अंदर प्रदूषकों की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे वे हमें बहुत आसानी से दिखते भी हैं और हम उनको अपने डेली लाइफ के अंदर महसूस भी कर पाते हैं। सांस लेने में, आंखों से देखने में जलन होती है और हमें त्वचा की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी चीजें भी होती हैं। अगला जो जिम्मेदार रीजन है यह पराली दहन भी है। ठीक है, पराली दहन मैं बता चुका हूं बहुत ज्यादा जिम्मेदार नहीं है, बट जिम्मेदार है अपने एक स्तर पे। और पराली दहन भी जिम्मेदार क्यों है, इसके लिए आपको मैं टर्म बता देता हूं। पराली दहन सन 2009 से जिम्मेदार है। सन 2009 से पहले पराली की जिस तरह से दहन होता है यह सभी काम नहीं होते थे। लेकिन सन 2009 में पंजाब और हरियाणा की जो सरकारें हैं यह एक नया कानून लेकर के आई। यह कानून था धान की बुआई को लेकर के। धान की बुआई को लेकर के क्या था, इन्होंने इसको टाइम फिक्स कर दिया। इसको लेकर जो टाइम फिक्स किया तो उससे क्या हुआ कि वह जो टाइम इन्होंने बनाया यह मानसून के साथ साथ बनाया, जिसकी वजह से क्या होता था कि किसानों को धान की कटाई के लिए, खेतों को साफ करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम समय मिलता था और गेहूं को बोने के लिए भी बहुत ज्यादा कम समय मिलता था। तो ऐसी स्थिति में किसानों को एक ही उपाय दिखा, वह यह था कि जल्द से जल्द इन खेतों को जला दिया जाए, जिससे खेत साफ हो जाए और हम जल्दी से गेहूं की फसल को बो दें। ऐसा ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि सरकार जो यह कानून लेकर के आई थी, यह कानून मुख्य रूप से भूमि जल संरक्षण से जुड़ा हुआ था। सरकार यहाँ चाहती थी कि भूमि के जल का संरक्षण किया जाए, तो उसकी वजह से ये कानून लाया गया था। तो कहीं ना कहीं किसानों को मजबूरन यहाँ सरकार का साथ देना पड़ा और अपनी जो उनकी कार्यवाही थी उसमें परिवर्तन इन लोगों ने किया। तो कार्यवाही में जो यह परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने की वजह से सन 2009 से हमें देखने को मिलता है कि पराली दहन शुरू हो गया और यह कार्यवाही अभी तक हमें देखने को मिलती रहती है। इसके अलावा धूल व वाहन, दिल्ली का जो वायुमंडल है उसमें बहुत ज्यादा धूल है क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। लगातार हम देखते हैं कि विभिन्न स्थलों पर निर्माण कार्य चलते रहते हैं, तो यहाँ धूल बहुत ज्यादा है। वहीं दिल्ली के अंदर जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व जिस प्रकार से बहुत ज्यादा है, उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर यातायात भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वाहन है। और दिल्ली में शायद ही कुछ जगह होंगी जहां पर हमें ट्रैफिक जैम देखने को ना मिले, वरना दिल्ली में लगभग सभी जगहों पर ट्रैफिक जैम लगा रहता है। बहुत सारे वाहन हमें केवल दिन में ही नहीं रात में भी चलते हुए दिखते हैं और जिसकी वजह से, इन ट्रैफिक जैम्स की वजह से हम देखते हैं कि पूरी दिल्ली अब पुलमय हो चुकी है। हर जगह जहां भी हम जाते हैं वहां पर हमें अब पुल ही पुल देखने को भी मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार है, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, इसके अलावा पाला और वन अग्नि होना, साथ ही साथ ओस आना, कोहरा होना। तो यह सभी भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, पर इनका लेवल बहुत ज्यादा कम है।
ठीक है। इसके अलावा आतिशबाजी और कारखाने जो हैं वह भी प्रदूषण के जिम्मेदार है। कारखाने तो देखो पूरी तरह से पूरे साल ही जिम्मेदार रहते हैं, क्योंकि लगातार वहां पर काम होता रहता है, जिसकी वजह से धुआं होता रहता है, प्रदूषक लगातार निकलते रहते हैं जो वायुमंडल में जम जाते हैं और वह इन दिनों देखने को मिलते हैं और हमें परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं। इसके अलावा आतिशबाजियों को लेकर के हम बात करें तो दिल्ली में अगर हम पीछे समय में चले, अगर हम 8-10 साल पीछे जाते हैं तो हम यह पाएंगे कि दिल्ली में इन समय यानी कि यह समय दिवाली का है तो आतिशबाजियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बहुत ज्यादा ही बम पटाखे फोड़े जाते थे, जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाया करता था। अगर हम आज की स्थिति देखें तो सरकार ने बहुत ज्यादा नियंत्रण लगाया हुआ है, चीजों को रेगुलेट किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रदूषण के अंदर आतिशबाजियों का योगदान बहुत ज्यादा कम हो गया है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वह समझाने के बावजूद मानते नहीं है। इस साल भी दिल्ली में पूरी तरह से पटाखे बैन किए हुए थे, पर उसके बावजूद भी बहुत सारी जगह पे देखा गया कि पटाखे लगातार फूटते रहे। ठीक है, दुकानदार लगातार पटाखे बेचते रहे, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारा फाइन भी हुआ। तो जहां एक तरफ पटाखे बिक रहे थे तो लोग खरीद भी रहे थे, फिर भी बम फोड़े गए, आतिशबाजियां हुई, जिसकी वजह से प्रदूषण में योगदान हुआ। ठीक है, साथ ही इत्यादि इत्यादि ऐसे कई अनेकों अन्य अन्य कारण और भी हैं जो प्रदूषण के अंदर जिम्मेदार है। लेकिन हम इसके जो भी मेजर रीजंस थे उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि आप वर्तमान में दिल्ली की प्रदूषण वाली स्थिति को समझ रहे होंगे। आप यह भी समझ रहे होंगे कि वह कौन से मुख्य कारण हैं जो दिल्ली के प्रदूषण के अंदर अपना योगदान देते हैं और प्रदूषण को उच्च स्तर पर पहुंचाते हैं हर वर्ष। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़े से प्रभाव भी समझते हैं। इसके प्रभाव वैसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, किस प्रकार के प्रभाव में देखो, मैं बता चुका हूं कि हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, हमारी दृष्टि बाधित होती है। हम जब हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते। एक कुछ लिमिट्स पे जाने के बाद क्या होता है कि हमारी दृष्टि बाधित हो जाती है, उसके आगे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके अलावा हमारी आंखों में जलन महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में भी जलन होती है। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे जो लोग हैं सेंसिटिव होते हैं इन स्थितियों के अंदर, जिनकी बॉडीज बहुत ज्यादा इन परिवर्तनशील स्थितियों को देखने के लिए एबल नहीं होती है, उन लोगों को तो ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं, वह बहुत ज्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं इन दिनों। तो बच्चों को और बूढ़ों को तो खास तौर पे इन दिनों में बिल्कुल ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वे घर से बाहर निकले ही नहीं। जब बच्चों के लिए बिल्कुल मना है, बुजुर्गों के लिए बिल्कुल मना है, क्योंकि उनको इस दिनों में बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। तो स्किन इन्फेक्शन, आइज प्रॉब्लम वगैरह इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा एक बीमारी जो है वह हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बीमारी का नाम है COPD, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, तो यह एक डिसीज है, इसको COPD शॉर्ट में कहा जाता है। इस डिसीज के अंदर प्रदूषण की वजह से यह डिसीज बहुत सारे लोगों में होती है, जिससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। इस डिसीज का जो मुख्य रीजन होता है वह रीजन होता है अमूमन धुआं वगैरह ही इसके लिए रीजन माना जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो फेफड़ों में सांस लेने का जो प्रोसेस होता है मैनुअली ब्लॉक हो जाती है और लोग सांस नहीं ले पाते। तो बहुत सारे लोगों को यह बीमारी है। एक बहुत सारी रिपोर्ट्स बनी हुई है इसके ऊपर, जिसमें पता लगा है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो COPD की बीमारी से ग्रस्त है। इसमें उनका फेफड़ा जो है नली वह ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह भी देखने को मिला है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक इस बीमारी से जूझता रहे तो उसे परमानेंट दमा की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके जिंदगी में सांस की प्रॉब्लम लगातार सभी स्थितियों बनी रहती है। फिर यह मायने नहीं रखता कि मौसम कोई सा भी हो, वह हमेशा ही सांस की समस्या से परेशान रहेगा। तो COPD की समस्या बहुत ज्यादा खतरनाक है प्रदूषण के मामले में, जो बहुत ज्यादा लोगों को होती भी है। तो यह कुछ बीमारियां, एक बीमारी की बात करिए, बाकी जो परेशानियां हमें हो सकती है इस प्रदूषण की वजह से हमने वो भी डिस्कस कर लिया है। चलिए बात करते हैं उपायों को लेकर के। उपायों को हम दो तरह समझेंगे। एक वह उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, जहां से उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है तो कुछ अच्छा हो सकता है। वहीं बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे सरकार ने किस प्रकार के प्रयास अब तक किए हैं प्रदूषण को लेकर के और उससे क्या लाभ मिला भी है। ठीक है, तो पहले देखो उपाय यह है कि कारखानों को शहर से दूर स्थापित किया जा सके। अगर हम दिल्ली को लेकर के बात करें तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र बचा भी होगा जहां पर मानव नहीं रहते हैं। ठीक है, जहां इंसानों का निवास नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्षेत्र हो, क्योंकि मैं तो खैर पूरी दिल्ली घुमा हुआ हूं तो लगभग सभी क्षेत्रों को देख लिया है। तो जहां से सरकार को यहाँ पे यह व्यवस्था रखनी चाहिए कि कारखाने जो हैं वह कारखाने दिल्ली से बाहर कहीं अन्य क्षेत्रों में स्थापित किया जा सके। जैसे कि नोएडा जो है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऐसे क्षेत्रों में अगर कारखाने फैक्ट्रियां हो तो वहां पर यह ज्यादा लाभकर होंगी। इनसे मानवों को जीवन भी प्रभावित नहीं होगा और जिनको काम करना है उनके काम भी चलते रहेंगे। तो कारखानों को कहीं शहरों से दूर करने की जरूरत है। साथ ही साथ यह भी जरूरत है कि इनकी चिमनियां वगैरह होती हैं यह बहुत ज्यादा ऊंची हो, जिससे कि प्रदूषक जो है वह नीचे ना जमे। उनमें फिल्टर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं वातावरण को, पर्यावरण को भी राहत मिल सके।
इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिल्ली के मामले में हम दो चीजें देखते हैं। पहली चीज ये है, जो जहां दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वह जनसंख्या वृद्धि में बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं। वहीं दूसरी चीज देखने को हम यह मिल रही है कि आस पड़ोस के जो राज्य हैं उन राज्यों से बहुत सारे लोग दिल्ली में आकर रहते हैं। लॉकडाउन जब हुआ था तो उस समय हमें यह देखने को मिला था कि बहुत सारे लोगों ने लगातार दिल्ली से पलायन किया था और वह उस स्थिति में भी नहीं माने थे। तो वहां भी यह पता लगा था कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या है, जो दूसरे राज्यों की है वह यहाँ पर केवल काम करने ही आते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों को यह व्यवस्था रखनी चाहिए कि वह वहां पर अपने निवासियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, जिससे कि उनको दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत ना पड़े। और वहीं दिल्ली वालों की जरूरत है कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण में वह लोग भी योगदान दे। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की दिल्ली में बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम दिल्ली की स्थिति समझे तो हम पाते हैं कि दिल्ली में बहुत ही कम ऐसी जगहें हैं जहां पर अच्छी मात्रा में वृक्ष वगैरह लगे हुए हैं, वरना सभी जगह पर अब बहुत ज्यादा सिविलाइजेशन हो गया है। सब जगह पक्की सड़कें हैं, पक्के भवन हैं, तो पेड़ वगैरह तो खैर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो ऐसी क्षेत्र बहुत ज्यादा कम है। कहीं ना कहीं जरूरत है पर्यावरण संरक्षण किया जाए, पेड़ों को लगाया जाए और इस क्षेत्र में काम किया जाए। वहीं साथ ही हम दिल्ली में हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि इस प्रकार की स्थिति पहुंच गई है दिल्ली के अंदर, अब भूजल लगभग समाप्ति की ओर है, बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गया है भूजल। तो कहीं ना कहीं सभी फैक्टर इफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही क्षेत्र इफेक्ट होगा, सभी क्षेत्र इफेक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां लेकर के आते हैं। इसके अलावा यातायात देख रहे हैं हम कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बाकी राज्यों से आकर के लोग रह रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा यातायात के साधन बढ़ गए हैं, गाड़ियां बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, हर जगह ट्रैफिक जैम होता है, इसी वजह से पुल भी बनाए गए। तो कहीं ना कहीं जरूरत यह भी है कि यातायात के साधनों की संख्या नियंत्रित की जाए। लोग कोशिश करें कि वह जो सार्वजनिक वाहन है उनका प्रयोग करें, मेट्रो है उनका प्रयोग करें, डीटीसी की बसेज है उनका प्रयोग करें। अगर गाड़ियां भी चल रही हैं तो वह कोशिश करें कि कार पूलिंग हो सके, ठीक है ना, बाइक पूलिंग भी हो सके, जिससे कि कहीं ना कहीं वाहनों को कुछ हद तक तो नियंत्रित किया ही जा सके। वहीं कहीं ना कहीं इसके लिए कोशिश यह भी की जा सकती है कि पर्यावरण का जो यह खास चैप्टर है, एयर प्रदूषण चैप्टर है, इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। लोगों के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में शामिल किया जाए, जिससे बच्चों को स्टार्टिंग से ही पर्यावरण की नॉलेज हो, वायु प्रदूषण की जानकारी उन तक पहुंचती रहे, जिससे कि वह जागरूक रहें और वह अपने घर परिवार के अन्य अन्य को लोगों को भी जागरूक कर सकें। यह वह सभी बातें थी जो प्रयास किए जाने चाहिए। उम्मीद है कुछ सुधार हो सकता है। इसके अलावा सरकार ने अब तक क्या किया वह भी देख लेते हैं। इस साल सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है, टाइटल रखा था उसका युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध टाइटल देते हुए कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, मुख्य रूप से इसके अंदर जो शुरुआत की गई थी वह वृक्ष प्रत्यारोपण, स्मोक टावर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और पराली जलाने पर रोक को लेकर के की गई थी। सबसे पहले हम वृक्ष प्रत्यारोपण को लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पर सरकार ने जो स्टार्टिंग की थी, सरकार ने अपनी बात यह रखी थी कि वृक्ष प्रत्यारोपण किया जाएगा। वृक्ष प्रत्यारोपण के अंदर किस प्रकार से काम होगा, बहुत सारे जो वृक्ष हैं उनको दूसरे स्थानों से लाया जाएगा और जो जरूरी क्षेत्र है जहां वृक्षों की कमी है उन क्षेत्रों में ला करके वृक्षों को लगाया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रोसेस है वह अच्छा हो सकेगा, वायुमंडल को साफ करने की कोशिश भी की जाएगी। एक अच्छा का टारगेट सरकार ने रखा था इसके लिए, किस हद तक पहुंचा अभी फिलहाल इसको लेकर के रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वहीं दूसरा स्मोक टावर को लेकर के है। स्मोक टावर लगाने को लेकर के बात कही गई थी कॉनॉट प्लेस के अंदर, कॉनॉट प्लेस क्योंकि एक मेन पॉइंट है, तो वहां पर इसको लेकर के बात की गई थी एंड इसको लेकर के भी काम चल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ भी उम्मीद जताई गई थी कि स्मोक टावर लगने से बहुत सारे सुधार होंगे और वायुमंडल जो है वह साफ होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को लेकर के दिल्ली सरकार बहुत ज्यादा बल दे रही है और दिल्ली सरकार ने फिलहाल यह कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदता है तो उस पर रजिस्ट्रेशन फी खत्म कर दी है और इसके जो चार्जेस वगैरह हैं वही बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं। कहीं ना कहीं सरकार बढ़ावा दे रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लोग इस्तेमाल करें, कहीं ना कहीं प्रदूषण से निजात मिल सके। पराली जलाने को रोकने को लेकर काफी सारे प्रयास किए गए थे। फिलहाल हम घटनाएं नहीं पढ़ पा रहे हैं, आजकल अखबारों में नहीं आ रही है पराली को लेकर के, पर शुरुआती समय में सरकार ने बहुत ज्यादा प्रयास किए थे पराली को लेकर के भी। तो यह मुख्य रूप से चार जो थे यह टाइटल लिए गए थे, ये काम लिए गए थे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध को लेकर के। कुछ समय बाद सरकार ने एक और काम निकाला था, उसको बताया था आपको मैं, वह है रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। ठीक है, यह एक थीम थी। इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे सिविल जो डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया रेड लाइट्स के ऊपर, वहां पे उनको रखा गया जिससे कि वह मदद करें, लोगों को अवेयर करें। जो भी रेड लाइट पे लोग हैं वह सभी लोग क्या करें, वहां पर अपनी गाड़ियों को बंद कर दें जा करके। ठीक है ना, यह काम करने के लिए बोला गया था उन्होंने। ठीक है, तो लगातार हमने देखा है, मैंने भी खुद बहुत सारी जगह दिल्ली में देखा है कि बहुत सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगे रहे थे, लोगों को बोलते थे कि आप गाड़ी बंद कर लीजिए, अभी टाइम है रेड लाइट होने में। ठीक है, तो उन्होंने सारा काम किया। साथ ही साथ कुछ समय के बाद
दिल्ली हाई कोर्ट के प्रेशर के साथ साथ क्या हुआ कि दिल्ली में पूरी तरह से पटाखों को बैन कर दिया गया। तो पटाखों के जलाने पे, उनको बेचने पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। यह काम पूरी तरह से इन्होंने कर दिया था। वहीं दिल्ली में यह सभी काम 30 नवंबर तक के लिए कर दिया था कि 30 नवंबर तक ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा एक पुराना काम है ऑड इवन को लेकर के। इस साल यह काम नहीं हुआ, लेकिन पिछले समय में हमने काफी बार देखा है कि दिल्ली सरकार ने ऑड इवन को प्रायोरिटी दी है। और लेकिन क्या हुआ था कि बाद में कोई भी खास रिजल्ट देखने को उसमें नहीं मिला था। तो यह काफी सारे काम सरकारी तरफ से किए जाने की कोशिश थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट कोई भी खास लाभ देखने को नहीं मिला है। अभी भी अगर हम अपना वायुमंडल देखें तो बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, प्रदूषण वैसे का वैसे ही यहाँ बना हुआ है। ठीक है ना। ऐसी स्थिति को देख के जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, मुझे एक कहानी उसमें याद आती है। वह कहानी यह है, शायद आप में से काफी सारे लोगों ने सुनी होगी। वह कहानी यह थी कि एक बार एक बंदर को जंगल का राजा बना दिया जाता है, और जब जंगल का राजा उसको बना दिया जाता है तो एक बार एक गाय का बच्चा खो जाता है। तो वह उस बंदर के पास आते हैं और बंदर से आकर के कहते हैं कि गाय का बच्चा खो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो बंदर होता है वह तुरंत ही खड़ा होता है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ छलांग लगाना शुरू कर देता है। तो उससे यह पूछा जाता है कि भाई आपको कोई तो मिला नहीं, लेकिन आपको हम देख रहे हैं कि आप लगातार एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो काम होना था वह काम तो हुआ ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में बंदर यह कहता है कि देखो, आपका जो काम था वह काम तो खैर नहीं हुआ, यानी कि आपका बच्चा नहीं मिला, यह बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर मेरे द्वारा किए गए प्रयासों में कोई कमी हो तो आप मुझे अवश्य बताएं। ठीक है ना। तो वह प्रयास तो कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई परिणाम देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है। यह मत सोचिएगा मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह केवल एक विचार था, ये एक कहानी थी थोड़ी सी मनोरंजन के लिए। एंड मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी। आप अच्छा खासा एक आर्टिकल प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी जो भी प्रदूषण से जुड़ी हुई बातें थी, जो भी जरूरी था हमारी क्लास के लिए, वह सभी आपको आपसे डिस्कस कर लिया है मैंने। और बाकी फिर भी यदि कोई प्रश्न बचता है तो आप उसे कमेंट कीजिए, उसको ऊपर भी बात की जाएगी। कोई टॉपिक है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर बात की जाएगी। एंड बाकी इस वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक डिस्कस करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।